भारत माता की जय। मौत की मंडियों में सबने बढ़ बढ़ के बोलियां दी हैं। जब भी मांगी मेरे देश ने कुर्बानी, माओ ने भर भर के झोलियां दी हैं। मैं समंदर को कोशिश कर रहा हूं आज अल्फाजों में बांधने की। गरकौन गांव कारगिल 2 मई सन 1999। वहां एक चरवाहा ताशी नाम गयाल जो अपनी बकरियों को चराने गया, उसकी एक याक खो गई थी। उसको ढूंढते ढूंढते 10:42 जब सूरज भी नहीं निकलता है पहाड़ियों पर, इसने देखा कि सामने की पहाड़ियों पर तो दूरबीन में इसको कुछ हलचल दिखी और भागा भागा आया। और वहीं से शुरुआत हुई एक बहुत बड़े युद्ध की, बहुत बड़ी कहानी की, जिसे आप और हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। ऑफिशियल डेट मानी गई 19 मई सन 1999 जब यह शुरुआत हुई, लेकिन मैं बताता हूं और मेरी कोशिश है, शुरुआत जहां से हुई वो था 2 मई सन 1999। टेम्परेचर 47.5 डिग्री सेल्सियस। जहां खून सूख जाता है, श्वास रुक जाती है, वहां पर भी सेना खड़ी हुई थी। 5 मई 1999 को 4 पेट्रोल पार्टीज को इंडियन आर्मी की ऊपर भेजा गया, सर्च पार्टी के जैसा। लेकिन एक हादसा हुआ। हमारे 5 सिपाहियों को बंधक बना लिया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया और उनको टुकड़े में काट दिया गया। 6 मई रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली के ऑफिस में खलबली मची, क्योंकि जैसे ही खबर पहुंची, पहली शहादत की हमारे सिपाहियों की, जो सोचा ना था वो हुआ। 8 मई को जब ये खबर इस्लामाबाद के हेडक्वार्टर्स में पहुंची, तो वहां मची हुई खलबली के कारण 9 मई सन 1999 की शाम को वहां से हेवी आर्टी शेलिंग की गई। पूरा का पूरा एम्यूनिशन डिपो हमारा उड़ाया गया और वहां पर ऑर्डिनेंस हेडक्वार्टर्स जो हमारे थे, वहां पर 127 करोड़ रुपए का नुकसान पहले ही दिन पाकिस्तानी आर्टी शेलिंग के कारण हुआ। 10 मई को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग हुई ऑप्स रूम में, जो कि आर्मी का ऑपरेशन रूम है। 14 मई को जो जाट रेजिमेंट की पहली टुकड़ी गई थी, जो सर्च टीम थी, पेट्रोल टीम थी, आके आराम कर रही थी, उस समय कैप्टन सौरभ कालिया और उसके साथ उनके कुछ लोगों को वहां से बंधक बना लिया गया, वहां से अगवा कर लिया गया। उसके बाद जो हुआ वो किसी भी युद्ध के नियम के खिलाफ था। पहले उनकी आंखें निकाली गई, उसके बाद उनका सर काटा गया, उसके बाद शरीर के हजारों छोटे टुकड़े किए गए और बोरे में भर के फेंक दिया गया। ये किसी भी युद्ध की नीति, किसी भी युद्ध के नियम के हिसाब से इनह्यूमन था, अमानवीय था। लेकिन उसके बाद ये समझ में आ गया कि ये चंद घुसपैठिए नहीं थे, ये बहुत बड़ी साजिश थी और बहुत बड़ा एक युद्ध का ऐलान 14 मई के दिन लग रहा था कि अब ये जो बात है ये बढ़ेगी। मश्को और बटालिक सेक्टर के बीच में 16 और 17 तारीख को, 17 मई को ये पता चला, कारगिल से उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ लगभग 80 किलोमीटर के पूरे दायरे में ऊंची ऊंची जितनी भी टॉप पहाड़ियां थी, जो भी पोस्ट थी, उनको कैप्चर करके बहुत अच्छी पोजीशन पर थे। मतलब पूरा टॉप से जो मेन मुद्दा था NH1, उसको देख सकते थे। हर एक कार्रवाई, छोटी से छोटी कार्रवाई, क्योंकि हमारी तरफ से भी कार्रवाई शुरू हो गई थी। उनके पास भारी तादाद में बहुत ज्यादा एम्यूनेशन था और उनके पास स्ट्रिंगर मिसाइल्स, एंटी एयरक्राफ्ट, जितनी भी मल्टी बैरल गन्स थी वो थी उनके पास, और MMG मोटार मशीन गन्स की उनके पास इतनी तादाद थी, क्योंकि यहां से एक फायर खुलता था, वहां से 50 फायर आते थे। तब लगा कि मामला बहुत ज्यादा सीरियस है और 18 मई 1999 को यह खबर रक्षा मंत्रालय तक फॉरवर्ड की गई और 19 मई 1999 को कारगिल युद्ध की शुरुआत ऑफिशियली शुरू किया गया। 24 मई मुंतोडालो और टाइगर हिल दोनों पर अटैक किया और पहला सक्सेसफुल ऑपरेशन वहां पर करके दिखाया, विच वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 25 मई 7 डेज कोर्स प्रधानमंत्री आवास नई दिल्ली पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने पूरे प्रेस मीडिया के सामने रख दिए कि यह सिचुएशन है और हमारे साथ ये हो रहा है वहां पर वैली में, जम्मू एंड कश्मीर में। और उसके बाद एयर चीफ मार्शल AY टिपनेस सर ने पूरी की पूरी एयर स्ट्राइक फुल स्विंग में खोल दी और अब शुरू हुआ हमारी स्ट्राइक का पहला दिन। 26 मई पठानकोट और श्रीनगर एयरबेस से उड़ान भरी गई और इसके साथ नीचे इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री बटालियंस और आर्टिलरी के डिप्लॉयमेंट के साथ ऑफिशियली ऑपरेशन विजय और उसके साथ साथ एयरफोर्स का सफेद सागर, ये 2 ऑपरेशंस की शुरुआत हुई।
पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बहुत भारी भरकम तरीके से बहुत बड़ा हमला किया था एयरफोर्स का, तो वो एक चिंता भी थी, टेक्निकल पॉइंट्स थे, लेकिन उसके बाद भी बहुत संभलते संभलते कदमों को आगे बढ़ाया और 26 मई का दिन बहुत बड़ा दिन था। सुबह से लेकर रात तक इंडियन आर्मी, हमारी इन्फेंट्री बटालियंस के लिए, हमारी आर्टिलरी के लिए और इंडियन एयरफोर्स के लिए भी। 27 मई 1999 इतिहास में इसलिए भी है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत बुरा दिन था, जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता अपना MiG-27 लेकर उड़े। उसके बाद दुश्मन के एरिया में जब जैसे ही फायर करने का सोचा, लेकिन पहाड़ पर चूंकि ऊंची पोजीशन पर घुसपैठिए बैठे हुए थे, वहां से एक स्ट्रिंगर मिसाइल ने MiG-27 को हिट किया। MiG-27 को जैसे ही हिट हुआ, गिरने के पहले उन्हें अपनी सीट इजेक्ट किया, पैराशूट से जैसे ही उड़े, बस प्रॉब्लम ये हो गया कि वहां से उन्होंने LOC के उस पार लैंड किया, जो कि दुश्मन का एरिया था, और उन्हें बंधक बनाया गया। प्रताड़ना शुरू हुई। उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने यहां से मिग से उड़ान भरी, लेकिन दूसरे पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए दुश्मन ने फिर से हमला किया, स्ट्राइक हुआ, सेम इजेक्ट किया। और एक बुरी बात यह थी कि वहां से जब पैराशूट से लैंड कर रहे थे, उस दौरान हजारों गोलियों से छन्नी कर दिया गया और उनके लाश के टुकड़े जमीन पर नीचे गिरे। लेकिन वही बात है ना कि उस सिपाही ने, उस ऑफिसर ने अपनी इस मां को फिर से उस 27 मई को अपने लहू से सींचा। सबके बस की बात नहीं होती है और सबके नसीब में भी नहीं होता है। शहादत में आंसू तो निकलते हैं, लेकिन उन आंसुओं में गुस्सा बहुत होता है। वो लहू की खुशबू होती है, वो मिट्टी का प्यार होता है। और ऐसा है कि अब युद्ध के नियम होते हैं। युद्ध में जब जाते हैं तो सर पर कफन बांध के जाते हैं, और अब वो कफन मिट्टी में मिलने लगा था। इन्हीं हमलों के दौरान जो इन्फेंट्री बटालियंस थी नीचे से जो माउंट कर रही थी, मूव कर रही थी, उन्होंने पॉइंट 4590 और टाइगर हिल पर इकट्ठा हमला किया और बहुत बड़ा हमला किया। 28 मई को Mi-17 जो हेलीकॉप्टर है उसको मार गिराया गया। वो भी एक बुरा दिन था क्योंकि बड़ा नुकसान हुआ था, 4 हमारे सिपाही शहीद हो गए थे। अब आंखों में आंखें डालकर घूरने की बात हो गई थी, तोपों से तोपों की बात हो रही थी, स्ट्राइक से स्ट्राइक की बात हो रही थी। और इसी कारण 1 जून को आर्टी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से बहुत बढ़ा दी गई थी, और उसके जवाब में फिर हमारी जो मूवमेंट थी वो थोड़ी सी रुकी, पीछे हटा, और फिर मूवमेंट रात को होना शुरू हो गई थी। 5 जून जबकि घुसपैठिए बहुत आगे तक आ गए थे, उस दिन 3 घुसपैठियों को मार गिराया गया। जब इंडियन आर्मी ने उन घुसपैठियों को मारा, बाद में जब उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए, तब पता चला कि वो घुसपैठिए नहीं थे, क्योंकि अभी तक गाया जा रहा था, ये वाला राग अलापा जा रहा था, और ये ऑफिशियली अनाउंस हो गया था कि पाकिस्तानी रेगुलर आर्मी के बंदे थे, ना कि कुछ घुसपैठिए। फौज गुस्साई हुई बैठी थी, और 6 जून को अपनी पूरी ताकत से 3 डायरेक्शन से अब हमला बोल दिया और ऊपर चढ़े, और अब घुसकर मारने वाली बात आ गई थी। 9 जून को इंडियन आर्मी ने अपनी बहुत 2 स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट पोजीशंस, जो की पोजीशंस थी बटालिक सेक्टर में, वो हासिल कर ली थी। 13 जून बड़ा दिन था क्योंकि तोलोलिंग पहाड़ के द्रास सेक्टर पर इंडियन आर्मी ने अपना कब्जा वापस हासिल कर लिया था। 15 जून से सलाहों का दौर शुरू हो गया था। अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने परवेज मुशर्रफ को फोन किया, जो बाद में बहुत मीडिया में भी आया कि उनने सलाह दी कि आप पाकिस्तानी आर्मी को वहां से वापस कर लें। 14 जून से लेकर 28 जून तक बहुत ज्यादा यही शेलिंग, यही फायरिंग, और बहुत ज्यादा हमारे वो जो भी था बराबरी की थी, कोई नहीं कह सकता था कि जीत हार क्या थी। उसके बाद 29 जून को टाइगर हिल के 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो स्ट्रेटेजिकल भी थे और वाइटल पॉइंट्स थे, उसको हासिल करने में इंडियन आर्मी ने एक कामयाबी हासिल की। 2 जुलाई को एक बड़ा निर्णय लिया गया, क्योंकि पहाड़ी पर बैठे हुए दुश्मन पर आप सामने से हमला कर नहीं सकते थे, इसीलिए त्रिशूल भेदिए या 3 आवामीय जो होता है, उस तरीके से 3 दिशाओं से हमला किया गया। और बहुत बड़ा दिन इसलिए था क्योंकि नुकसान अब बढ़ने वाला था। 3 जुलाई रात को 11:54 के बाद लगातार चली 14 घंटों की नॉन स्टॉप शेलिंग, फायरिंग और मुठभेड़ के दौरान हमने उसकी सुबह टाइगर हिल पर अपनी फतह पाई, जो कि बहुत बड़ा एक हौसला अफजाई थी, लेकिन नुकसान भी बहुत हुआ। 5 जुलाई इंडियन आर्मी ने पूरे द्रास सेक्टर का कंट्रोल फिर से अपने पास हासिल किया, और उस दिन नवाज शरीफ ने अनाउंसमेंट किया कंप्लीट विड्रॉल ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। 7 जुलाई बटालिक में है
जुबार हाइट्स जो कि हमने हासिल किया था, एंड दैट वाज अ वेरी बिग डे। 11 जुलाई पाकिस्तानी आर्मी ने ऑफिशियली अपना विड्रॉल जो था वो शुरू कर लिया। पाकिस्तानी फौजें पीछे हटना शुरू करी और जितने भी की पॉइंट्स थे बटालिक में, उस पर इंडियन आर्मी ने अपना कब्जा पूरी तरह से वापस पा लिया। 14 जुलाई 1999 को प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने ऑपरेशन विजय की सक्सेस की घोषणा की एंड आगे होने वाली सभी बातचीतें जो भी करना थी उसकी शर्तें क्लियर कर दी कि अब अगर बातचीत होगी तो हमारी शर्तों पर होगी। 15 से 25 जुलाई तक बहुत बड़े बड़े सर्च ऑपरेशंस किए गए चारों तरफ, पूरी घाटियों में, पूरी पहाड़ियों पर, पूरे सेक्टर्स में। और उसके बाद हमारे जो सिपाही थे, शहादत जिनकी हुई थी, उनकी चिताएं जलाई गई। लेकिन बात उससे बड़ी ये है, हमारे पास जो उनकी लाशें थी, क्योंकि उनके देश ने तो लेने से मना कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने उसके बाद भी अपने दुश्मनों की लाशों को भी इज्जत से दफनाया। यही है युद्ध का नियम। सिपाही किसी भी देश का हो, वो अपने देश के लिए लड़ रहा है और हम उसकी इज्जत करते हैं। यही फौज के नियम, एथिक्स में आता है और बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए हमने उनके भी सिपाहियों को इज्जत से दफनाया, उन्हें इज्जत दी, क्योंकि उन्हें उन्हें हक है इज्जत से दफन होने का, ना कि उन्हें नकारा जाए या उन्हें यह बोला जाए कि शायद ही हमारे सिपाही नहीं है। तो इंडियन आर्मी स्टैंड्स फॉर दैट डिग्निटी एंड स्टैंड्स फॉर दैट सोल्जरहुड। 26 जुलाई कंप्लीट एविक्शन ऑफ पाकिस्तानी इंट्रूडर्स, ये इंडियन आर्मी ने अनाउंस किया और इसके बाद ऑफिशियली कारगिल विजय दिवस और कारगिल युद्ध की घोषणा की गई और उसकी विजय की, सक्सेस की घोषणा की गई इंडियन आर्मी के द्वारा और फिर उसके बाद भारत सरकार के द्वारा। अभी तक था डॉक्यूमेंट्स की जुबानी, तो अब बात करते हैं, समझाते हैं और समझते हैं कि यह हुआ कैसे, क्यों हुआ, किसकी गद्दारी थी, किसकी मक्कारी थी और किसका लहू फिर से भारत माता के पैरों में गिरने वाला था। कारगिल विजय दिवस, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा इंडियन यूथ जो है वो बहुत सारे डेज मनाता है और मनाना भी चाहिए। अभी आपकी उम्र है और बहुत अच्छी बात है। बस एक बड़े भाई और घर के एक फैमिली मेंबर के जैसा सिर्फ एक सजेशन है आपको कि कुछ दिन भारत के लिए भी मनाइए, और वो है हमारा जैसा एक कारगिल दिवस है। और आजादी भीख में नहीं मिली है, छीनी गई है, कमाई गई है और बहुत लहू बहाया गया है। कारगिल में जो द्रास सेक्टर में तिरंगा लगा है, कारगिल वॉर मेमोरियल, वहां पर जो तिरंगे का पोल की हाइट है वो है 100 फीट और जो उसका साइज है वो है 35 बाई 27, इतना बड़ा है। तो जब आप उसको देखते हो ना, वो सुकून जो है, वो हवा में लहराता हुआ तिरंगा, वो हर किसी को नसीब नहीं होता। इसलिए ये सलाह है, रिक्वेस्ट बहुत कम से करता हूं, लेकिन इंडियन यूथ है, जो युवा है, मैं बहुत बड़ा फैन हूं। मैं हमेशा कहता हूं मैं आपका मुरीद हूं। सो ये आप भी मैसेज दीजिएगा, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मत करो यार, बांटो मत, बांटने की राजनीति मत करो, मिलकर मुट्ठी बांधो, क्योंकि जब मुट्ठी बंध के ठूसा पड़ता है ना तो चीर दिया जाता है। तो वो है कि वतन वालों, वतन ना बेच देना, ये धरती ये चमन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों का कफन ना बेच देना। अच्छी लाइन है, मुझे लगा आपसे शेयर करूं कि घर से निकले तो देखा एक किनारा, लोगों से पूछा कि भाई बताओ क्या है ये माजरा ये सारा, तो पता चला कि वहां पर एक लाश थी डली और पास जाकर देखा तो तमगे लगाकर चीथड़े में फटा था। पता चला मर गया सिपाही हमारा, वो सिपाही बेचारा। जब उसकी जर्जर स्थिति देखी तो मालूम हुआ कि भूख से मरा था तमगे लगाकर, वो सिपाही था इस देश का बेचारा। जब वर्दी उठा के देखी तो खंजर से छाती पे लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उस जज्बे की, उसकी कदर करना, हर हिंदुस्तानी के लिए और दुनिया के हर सिपाही की इज्जत करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्ज है और उसको निभाना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है
कि आप सबको इस बात पे गर्व होना चाहिए कि कोई आपके लिए बैठा है वहां पर, सर्दी में, गर्मी में, अपने लहू को सुर्ख करने के लिए, अपने लहू को सुखाते हुए आपके लिए लड़ रहा है दोस्त। उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हो, दुआएं करो और इज्जत करो। आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनका यह मुकाम आता है। बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।